This conference will now be recorded. ये क्वेश्चन 2 नंबर 17 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है और ऑटम 2020 का ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि मिनिमम 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है सिंगल एंट्री से रिलेटेड या इस जैसा ही होता है, यानी कुछ चीजें जहां से फाइंड करनी होगी ना हमने, वो एक्चुअल में सिंगल एंट्री ही होता है, यानी जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो और हमने फाइंड करना हो तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ही होता है। अच्छा, उमैर भाई का मैसेज मुझे मिला है कि उसको आवाज नहीं आ रही। क्या बाकी लोगों को भी आवाज नहीं आ रही या सिर्फ उमैर का मसला है? सब लोगों को आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है आपकी। चलें, गुड हो गया। चलें जी, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ें पहले। और क्वेश्चन का आपको पता है हमारा जो टारगेट क्वेश्चन करने का है ना, वो वही पुराना टारगेट है कि हमने पकड़ना किसको है। मेन हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट को पकड़ना होता है। अगर इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हो और यकीन जाने अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट को पकड़ लेंगे ना तो बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता। रिक्वायरमेंट में है कि हमने डिटरमिन द अमाउंट ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड, कैश नहीं, जितना एक फ्रॉड हुआ है, चाहे इन्वेंट्री में हुआ है या किसी और चीज में हुआ है, सारा फ्रॉड फाइंड करना है। और उसके बाद हमने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनानी है 30 जून 2020, राइट। तो पहले तो फॉर्मेट तो आपको पता ही है, मतलब हमारी अटेम्प्ट है ये ऑटम 2020 और उसका क्वेश्चन नंबर हम 7 करने लगे। ऑटम 2020 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने लगे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आप जरा गौर फरमाएं कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अकाउंटेंट ऑफ जीई टू रिप्लेस नसीम who was terminated on suspicion of fraud, कि उसे शक हुआ कंपनी को कि नसीम ने कोई फ्रॉड किया है तो आपको उसकी जगह अपॉइंट किया गया है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ जीई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। बैंक स्टेटमेंट एक वाहिद सोर्स होता है जो कि रिलायबल होता है, क्योंकि ये हम थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। ओपनिंग बैलेंस 600 है, चेक फ्रॉम डेटर्स बता दिए गए, कैश बता दिया गया जो हमने बैंक में एक तरह का डिपॉजिट करवाया है, और रेंट से जो पैसे आए हैं, ये जो अमाउंट आपको रेंट के नाम से नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये हम पैसे रिसीव कर रहे हैं, ये हमारी रेंटल इनकम हो सकती है। पेमेंट क्रेडिटर्स को की सैलरीज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यूटिलिटीज, ऑफिस फर्नीचर, ड्राइंग्स एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। अदर बैलेंस वो कहता है कि जो रिकॉर्ड में अवेलेबल है वो है फिक्स्ड एसेट्स WDV पे गिवन है, इन्वेंटरीज आपको ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, गुड्स इन ट्रांजिट मतलब ऐसी गुड्स जो हमारी गोदाम यानी जहां से हमने खरीदनी थी वहां से निकल चुकी हैं लेकिन अभी हम तक नहीं पहुंची, ये नॉर्मल इसका कॉन्सेप्ट होता है। डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड रेंट मतलब एडवांस जो आपने रेंट लिया हुआ है। प्रीपेड इनकम का लेजर बनेगा, कैश इन हैंड बता दिया गया, क्रेडिटर्स बता दिए गए, सैलरीज पेएबल उसने बता दी। फर्दर इंफॉर्मेशन बहुत थोड़ी सी है, कहते ऑल डेटर्स सेटल देयर अकाउंट्स थ्रू चेक, मतलब डेटर से सारे पैसे, कैश नहीं आता, सिर्फ चेक आते हैं। ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक, सारी पेमेंट्स भी चेक के जरिए करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द एवरेज मंथली पेटी एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस उसने हमें दे दिए, हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सालाना एक्सपेंसेस आ जाएंगे और ये कैश पे करता है वो। और BRS की इंफॉर्मेशन गिवन है जनाब पॉइंट नंबर 4 पे, ये सीधा सीधा आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का BRS है। कहते हैं चेक ऑफ ₹950 इश्यूड टू क्रेडिटर इन द लास्ट वीक ऑफ द जून वर प्रेजेंटेड इन जुलाई 2020। ये इस ऐसे चेक को क्या कहते हैं जो हमने चेक इशू कर दिए हैं लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। आपको याद होगा कि ये हम नॉट, हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी है,
हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी है, लेकिन क्रेडिटर्स ने अभी तक कैश हम नहीं जमा करवाया, यानी कैश नहीं करवाया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक स्टेटमेंट में ये क्रेडिटर को पेमेंट दी हुई है, क्या इसमें ये नॉट प्रेजेंटेड चेक शामिल होगा या नहीं, ये आप मुझे बताओगे। हमने नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। बैंक स्टेटमेंट में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, ये बैंक स्टेटमेंट में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पेमेंट ऊपर की हुई है वो भी पेमेंट है, और ये जो 950,000 है ये भी क्रेडिटर्स को पेमेंट ही हुई है। हम इसको बीआरएस बनाकर इसको बैंक के बैलेंस को भी एडजस्ट करके लिखेंगे, और दूसरा इफेक्ट हम अपने क्रेडिटर्स भी कम करेंगे, क्योंकि उस रिकॉर्ड में उस क्रेडिटर की अमाउंट में ये शामिल नहीं है। फिर सेम एज इट इज लिखा हुआ चेक फ्रॉम डेटर्स 860,000 डिपॉजिटेड ऑन 30th जून वाज क्लियर्ड इन जुलाई। ये कौन से चेक हैं? नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। मतलब हमने बैंक को दे दिए, लेकिन बैंक ने अभी तक हमें क्रेडिट नहीं दिया उसका। इसका मतलब है जो ऊपर बैंक स्टेटमेंट में उसमें ये शामिल नहीं है, हालांकि डेटर्स ने हमें पैसे दे दिए हुए। हम अपने डेटर्स इस अमाउंट से भी रिड्यूस करेंगे। डन। उसके बाद 5वें नंबर पर आ जाते हैं, गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट एट कॉस्ट प्लस 25% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। ये उसने हमें एक परसेंटेज बता दी, ये हम अपना फार्मूला लगाकर सेल फाइंड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन अमाउंट फ्रॉम कैश सेल्स। लो जी, एक बात उसने बता दी, हिंट बता दिया कि कैश सेल्स भी हैं। उसने हमें हिंट बता दिया कि कैश सेल्स भी क्वेश्चन के अंदर मौजूद हैं। The following matters were also noted in respect of Naseem fraud, और बाकी चीजें भी पता चली। कहता है फिजिकल कैश काउंट रिवील्ड दैट कैश इन हैंड वाज ₹20,000। कहता है जब हमने कैश काउंट किया ना, तो पता चला कि कैश 20,000 पड़ा हुआ है, लेकिन उसने रिकॉर्ड के अंदर कैश कितना लिखा हुआ है? 48। ये कितना कैश मिस अप्रोप्रिएट हो गया? डायरेक्ट जो कैश मिस अप्रोप्रिएट हो रहा है 28,000 से, 28,000 से कैश मिस अप्रोप्रिएट हो गया। उसके बाद कहता है फिक्स्ड एसेट्स हैविंग WDV 65,000 वर सोल्ड फॉर ₹120,000 व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कहता है एक एसेट हमने बेचा है, क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। क्वेश्चन जैसे जैसे मैं रीड कर रहा हूं, आपने वैसे कैलकुलेटर और मोबाइल से ज्यादा बेहतर लैपटॉप है कि आप बड़ी स्क्रीन के साथ बैठ के क्वेश्चन करें, एक माहौल बना के। फिक्स एसेट और रिकॉर्ड भी किया, मतलब ये भी वो 1,20,000 लेकर गायब हो गया। ये जो फिक्स एसेट उसने बेचा है, फिक्स एसेट बेच के भी वो गायब हो गया। यानी 65,000 वाला एसेट उसने 1,20,000 का बेचा, हालांकि गेन और डिस्पोजल आ रहा है, लेकिन उसने ये पैसे भी रफू चक्कर हो गया लेकर। उसके बाद आ कहता है गुड्स इन ट्रांजिट। वो कहता है गुड्स इन ट्रांजिट रिप्रेजेंट गुड परचेज इन मे। कहता है वो तो हमने मई में खरीदी थी, जब जून भी खत्म हो गया। कहता है however in actual there is no goods in transit, मतलब गुड्स इन ट्रांजिट है ही नहीं, और वो कह रहा है कि गुड्स इन ट्रांजिट है, मतलब उसने एक तरह की पेमेंट कर दी हुई है, या चीजें आई उसने खुद ही खुर्द बुर्द कर दी और कह दिया कि जनाब वो तो इन ट्रांजिट में है। मतलब मई के अंदर आपने चीजें खरीदी, वो चीजें आई और बारों बार ही उसने कहीं आगे पीछे कर दी और आपसे कह दिया कि जनाब गुड्स तो है ही नहीं, गुड्स इन ट्रांजिट में है, अभी पहुंची नहीं है। हालांकि वो गुड्स भी एक तरह की हमारी जाया हो चुकी है। वो गुड्स खरीदी थी हमने, लेकिन अब चोरी हो गई है एक तरह की। तो जब कोई स्टॉक चोरी हो जाता है, हम उसको एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करते हैं। हम क्या ट्रीट करते हैं उसको? एबनॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करते हैं। डनो की बात। कहता है वो जो 140 की गुड्स है ना, और हम कुछ कहना चाह रहे हो मेरे भाई, बताओ। 140 का जी क्या कह रहे हो? जो गुड्स इन ट्रांजिट है 140 की, ये फिर मतलब नहीं है, ये चोरी हो गई है एक तरह की। अब देखो ना, प्रैक्टिकली सोचो, सारे सुन रहे हो ना, प्रैक्टिकली सोचो कि हमने मई के अंदर 1,40,000 की गुड्स खरीदी, ठीक है।
1,40,000 की गुड्स मई के अंदर खरीदी, उसने शायद भेज दी हैं सप्लायर ने, लेकिन जो हमारा नसीम साहब भाई थे ना, उन्होंने क्या किया, बारों बार ही ना गायब कर दी और अकाउंट्स के अंदर लिख दिया कि अभी तक पहुंची ही नहीं। इसका मतलब है ये स्टॉक हमारा एक तरह का चोरी हो गया, इन ट्रांजिट के अंदर ही बारों बार ही चोरी हो गया। तो ये भी एक तरह का हमारा एबनॉर्मल लॉस है, ये भी हमारा एक तरह का एबनॉर्मल लॉस है। ओके होगी बात? आगे चलें, फिर आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट कहता है गुड्स कॉस्टिंग 130,000 अपीयरिंग इन द क्लोजिंग इन्वेंटरी शीट वर नॉट फाउंड फिजिकली। कहते हैं वो जो ऊपर क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है ना आपने 7,50,000 का, ये आपकी बुक्स में, लेकिन इसमें भी हमने जाकर काउंट किया 1,30,000 का स्टॉक शॉर्ट है, ये भी चोरी हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल में हमारा 750 है ही नहीं, इसमें से 130 माइनस करके है, और ये भी हमारा एक तरह का एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल लॉस हो गया। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट, और फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं ऑल द डेटर्स कंफर्म्ड देयर बैलेंस। कहते हैं हमने डेटर्स साहब से फोन करके पूछा या किसी तरह से कम्युनिकेट किया कि जनाब, वो सब ने कहा हाँ जी हमने इतने पैसे आपके देने हैं। कहता है एक डेटर ने नहीं मानी, एक्सेप्ट फॉर एन अमाउंट ₹260,000। इट वाज फाउंड दैट, बाद में पता चला द रिलेटेड गुड्स हैड बीन इशूड, यानी चीजें बेची हैं लेकिन इनवॉइस फेक बना दी है, यानी कह दिया है कि किसी को उधार पे बेची है, हालांकि वो भी एक तरह की चोरी की है। 260 की बेची है, उधार पे बेची है, तो इसका मतलब है जो हमारा नुकसान हुआ है वो 2,60,000 का नुकसान नहीं हुआ, एक्चुअल में जितने की हमारी गुड्स थी 2 लाख की। यानी सेल वैल्यू से नुकसान नहीं होता, हमेशा उसकी कॉस्ट वैल्यू से नुकसान होता है। तो जनाब हम क्या पकड़ेंगे, सबसे पहले आपको पता है जब हमें क्रेडिटर्स की और इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाए या किसी न किसी तरीके से हम फाइंड कर लें, तो हम फौरन अपना टारगेट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, सबसे पहले क्रेडिटर्स का लेजर बनाओ और वहां से हम देखते हैं कि हमने इस साल टोटल परचेजेस कितनी की है। तो वैसे तो पेपर में आपने पहले सॉल्यूशन बाद में वर्किंग किया करनी है हमेशा, लेकिन क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपने जनाब वर्किंग नंबर 1 हमारी क्रेडिटर्स का लेजर पे आओ। सबूर भाई ने कहा है कि जब मई के अंदर परचेजेस की हैं तो मई की परचेजेस तो तब एंट्री पास की होगी या नहीं? मेरे भाई एंट्री तो पास नहीं की थी हमने, इसलिए तो इन ट्रांजिट में शो हो रही है। अगर एंट्री पास कर ली होती तो तब इन ट्रांजिट में तो ना शो हो रही थी, फिर तो रिकॉर्ड हो जाती। वो गुड्स हमने खरीदी जरूर है लेकिन हमारे पास पहुंची नहीं है, वो इन ट्रांजिट के नाम से ही गायब हो गई है। तो हमारा ये नॉर्मल लॉस की तरह ही हो गया, मतलब स्टॉक चोरी हो गया। जैसे कैरी डाउन आपके सामने असाइनमेंट है, मैंने भी असाइनमेंट अपने सामने खोल के बैठा हूं, इसलिए मैं ज्यादा यहां से नहीं देखूंगा, स्क्रीन से आपसे ही इंफॉर्मेशन लेता जाऊंगा। हमारे पास क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बता दीजिएगा कि ओपनिंग बैलेंस है 690,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 895। 690 और 895। बैंक स्टेटमेंट से शो हो रहा है कि हमने जो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी है वो किया है जनाब 8300,000 की, और इस पेमेंट के अंदर आप लोग खुद माने हो कि एक ऐसा चेक जो हमने क्रेडिटर को नहीं दिया, सॉरी क्रेडिटर को दिया लेकिन उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो वो तो इस स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा। तो हमने तो दे दिया क्रेडिटर को चेक, तो हम अपने क्रेडिटर्स कम करेंगे, हम अपनी लायबिलिटी कम करेंगे। तो जब हमारी लायबिलिटी कम होती है हम उसको डेबिट करेंगे, तो वो नॉट प्रेजेंटेड चेक जो है, जो क्रेडिटर ने प्रेजेंट नहीं किया, उससे भी हमारे डेटर्स कम होंगे, और वो अमाउंट है मेरे भाई 950,000 से। इसके अलावा एक और बात
देखें जनाब, अब मुझे ये बता दें सिर्फ कि जब आपने 950,000 यानी 895,000 अपना क्रेडिटर में लिख लिया, 950,000 नॉट प्रेजेंटेड चेक लिख दिए, 8300, अब पूरे क्वेश्चन में देखें क्या इसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन है? क्या इसके अलावा कोई क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन है? नहीं, तो हम क्लोज कर देते हैं। परचेजेस बता दें कि बैलेंस शीट फिगर में क्या है। 9455 सबका आंसर आ रहा है। ओके की बात, ये हमारा परचेजेस आ गई। अब हम फौरन मूव करेंगे इन्वेंट्री के लेजर पे। इन्वेंट्री का ब्रॉड ऑन गिवन है, इन्वेंट्री का लेजर आपने भी बनाया है, उसको सामने रखें। इन्वेंट्री का हमें ब्रॉड ऑन गिवन है 715, लेकिन कैरीड ऑन गिवन है 750, लेकिन आपको याद होगा वो कहते हैं उसमें से भी 130 का स्टॉक नहीं मिल रहा। हमारे पास 750 का स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन उसने नीचे लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदर कि अगर आपने साथ साथ पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो फिर एक दफा देख ले। ये एडजस्टमेंट देखें जरा, लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 130 अपीयरिंग इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री शीट्स वर नॉट फाउंड फिजिकली। कहता है वो फिजिकली मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब है 130 का स्टॉक भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक से भी माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में तो वो अवेलेबल ही नहीं है। रिकॉर्ड के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक 750 है, माइनस जो 130 अवेलेबल नहीं है वो वहां से निकाल देंगे 620। और ये जो हमारा स्टॉक नहीं मिल रहा, इसको हम एबनॉर्मल लॉस के नाम से 130 अपनी गुड्स क्रेडिट कर देंगे। गुड्स इन ट्रांजिट भी हमारी गायब हो गई, वो भी हमारी गुड्स थी, एक तरह की गायब हो गई 140 से। गुड्स इन ट्रांजिट, ओके होगी बात। ये 620 का कैरी डाउन आ रहा है। उसके बाद हमें और कौन से लॉस हुए हैं? एक लॉस हमें हुआ है जनाब सर ये 140 का बताइए। फेक, क्या कह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो? सर ये 140 का बताइए जरा। ये जो गुड्स इन ट्रांजिट हमारी गुड्स आनी थी और बारों बार ही चोरी हो गई, तो एक तरह का नॉर्मल लॉस ही हो गया ना हमें। यानी हमें जो गुड्स हमारी आनी थी वो आई ही नहीं। इसका मतलब है गुड्स हमारी बाहर से ही चोरी हो गई। एक तरह की हमने खरीदी तो है, गुड्स खरीदी हैं, हमारे अकाउंटेंट साहब मतलब नसीम साहब ने लिख दिया कि आ रही हैं अभी, बाद में पता चला कि कोई नहीं आनी उन्हीं। इसका मतलब है वो बारों बार ही उसने गायब कर दी, मतलब उसका कोई उसने जो भी फायदा हासिल करना था कर लिया। उसके बाद ये देखें लास्ट एडजस्टमेंट कि आपने जो गुड्स बेची एक्चुअल में किसी कस्टमर को बेची ही नहीं। जो गुड्स आपने बेची वो एक्चुअल में किसी कस्टमर को गई ही नहीं, वो भी आपने एक टाइप की चोरी कर ली। ऐसा ही है ना कि आपने कहा जी गुड्स ले गए हो, निकाल लिए हैं, गुड्स निकल गई हैं, और आगे आपसे पूछा जनाब किधर गई गुड्स, तो आपने कहा जी कस्टमर को बेची है उधार पे। बाद में पता चला वो कस्टमर है ही नहीं, जो आपने रसीद बनवाई हुई है वो भी झूठी है। तो हमारा नुकसान जो हमारी गुड्स है ना वो 260 की नहीं गई, क्योंकि वो हमने कस्टमर को बेचनी थी तो उसकी लिस्ट प्राइस पे लिखी होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इनवाइस वैल्यू पे लिखी होंगी 2,60,000 की कॉस्ट फाइंड करेंगे, क्योंकि ये उधार वाली हैं तो 30% कॉस्ट, 30% कॉस्ट है तो 2,60,000 की सेल वैल्यू ये 130 है, और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर। साद भाई पूछ रहे हैं कि सर गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री क्या होगी। साद भाई अगर हकीकत में गुड्स इन ट्रांजिट होती ना, हकीकत में,
तो उसकी एंट्री पास हम करते गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट। लेकिन ये तो गुड्स इन ट्रांजिट है ही नहीं, वो कहता है लिखी हुई है बस। वो एक्चुअल में हमने मई में खरीदनी थी, उसने लिखा है कि गुड्स इन ट्रांजिट है, हमने पता किया अपने सप्लायर से या बाद में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करवाई तो पता चला वो गुड्स तो गायब हो चुकी हैं, इन ट्रांजिट में कोई नहीं, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो जनाब 200,000 हमारे पास ये वो जो फेक इनवॉइसेस के अगेंस्ट हमने गुड्स इशू की हैं 200,000 की, तो वो गुड्स भी हमारी अपने स्टॉक से तो नहीं है, अपने स्टॉक से तो निकल चुकी हैं। डन। इसके अलावा हमने क्वेश्चन में देखा किसी जगह और इन्वेंट्री का जिक्र नहीं। आप खुद बताएं, अगर आपको किसी क्वेश्चन के किसी हिस्से में कोई इन्वेंट्री का जिक्र मिल रहा है तो बताएं, हम उसको काउंट कर लेते हैं। क्लियर होगी बात? चलें जी, यहां पर हम परचेज लिख लेंगे। परचेज वर्किंग नंबर 1 से आएगी। परचेज कितनी आई थी जनाब? कितनी? 94। जवाद असगर ने कहा है कि सर गुड्स इन ट्रांजिट की नहीं समझ लगी। जवाद भाई आप इधर ही थे जब मैं पहले बता रहा हूं। देखें जवाद भाई, अब अंग्रेजी को देखेंगे, अंग्रेजी में अपनी असाइनमेंट सामने रखें। उसने लिखा है कि हमने मई के अंदर कुछ गुड्स खरीदी थी, ठीक है, ओके खरीदी थी। हमने कहा किधर है, तो हमारे नसीम भाई साहब ने कहा, जो फ्रॉडिया था, उसने कहा कि जनाब चीजें इन ट्रांजिट में हैं, और उसने बुक्स में भी लिखा हुआ था। वो तो अब चला गया। जब हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई तो पता चला कि गुड्स इन ट्रांजिट जो उसने लिखी थी वो नहीं है, वो चीजें वो गायब कर चुका है। हमें वो धोखा देकर चला गया कि गुड्स इन ट्रांजिट हैं, एक्चुअल में वो गुड्स उसको मिल गई थी और उसने खा गया वो। तो एक तरह का ये हमारा स्टॉक चोरी हो चुका है। यानी जो स्टॉक हमारे पास आना था ना, सप्लायर ने तो भेज दिया हमारे खाते में, लेकिन जो आगे हमारे पास जो बंदा था उसने गायब कर दिया। तो अगर स्टॉक में आके चोरी होता तब भी हमने यही करना था, और उसने बारों बार ही चोरी कर लिया, तब भी हमने वही किया। यानी ये चीजें हमने खरीदी जरूर है, स्टॉक में नहीं पहुंची, और ना ही अब इन ट्रांजिट में है, गायब हो गई। तो इसका मतलब है ये स्टॉक हमारा चोरी हो चुका है। जी मेरे भाई कुछ सर ये भी तो हो सकता है ना कि वो खरीदी ना हो, वैसे ही उसने लिखी हो गुड्स इन ट्रांजिट। ना ना ना, ये देखो उसने कहा है, कहता है कि गुड्स इन ट्रांजिट परचेज्ड इन मई 2020, खरीदी जरूर है, लेकिन उसने ये भी तो कहा कि एक्चुअल में नहीं थी। तो भाई जब मैं आपको बताता हूं, अब जरा प्रैक्टिकली सोचो कि मैंने कहा कि जनाब जो मई के अंदर चीजें खरीदी हैं वो किधर है, वो कहता है इन ट्रांजिट में है, हालांकि वो खा चुका था उससे पहले ही। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन की तो वो इन ट्रांजिट में नहीं थी, वो झूठ बोल रहा था, वो उसको मिस अप्रोप्रिएट कर चुका था। बात समझ लगी ना? उसने लिखा हुआ है गुड्स इन ट्रांजिट, देन गुड्स परचेज्ड, सेकंड फॉर्म। ओके सर। एक बात जवाब भाई, ओके सर, लग गई समझ। चलें, ये बात थी बस। ये कि क्या था सर, ये फेक इनवॉइस 200 की, ये भी तो क्लोजिंग में नहीं होनी चाहिए थी 260 की जगह। देखो क्लोजिंग में कैसे होगी हैदर भाई, क्लोजिंग में वो फेक, यानी वो गुड्स लेकर जा चुका है, पड़ी नहीं है, वो गुड्स लेकर जा चुका है। कहता है कि जी मैंने सपोज दैट अरहम भाई को बेचनी है, अरहम भी फ्रॉडिया, उसका दोस्त भी फ्रॉडिया नसीम भाई, उसने कहा कि मैंने ना अरहम के नाम किया, उसने इनवाइस बना दी, और सपोज कर रहे हैं अरहम भाई, परेशानी हो ना, उसने आगे जाकर बेच दी और इनवाइस बनाकर दे दी कि जी अरहम नामी एक डेटर को मैंने चीजें बेची हैं, हालांकि वो चीजें एक्चुअल में जो 200 की चीजें लेकर जा चुका था वो खुद ही उसने फोर्द बोर्ड कर ली। हमारा जो नुकसान हुआ ना गुड्स का, जो चोरी हुई है हमारी गुड्स, जो जिसका कोई डेटर क्रिएट ही नहीं हुआ, वो कितनी है? 200 की। तो वो हमारा 200 में अमाउंट आ गई।
सारी गुड्स जो जिसने इन्वेंट्री को हिट किया, ये सारा एबनॉर्मल लॉस है। ये सारे के सारे क्या हैं? एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस से हमारा स्टॉक क्लोज कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा यानी कि- दैट इज सर ये इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी हेरफेर होगी तो वो इन्वेंट्री अकाउंट में आएगी। इसी बात है, इन्वेंट्री का अकाउंट बनाते क्यों है हम? इन्वेंट्री का लेजर हम जब बना रहे होते हैं तो इसका मतलब तो यही है। तो जनाब मेरे पास 9080 बैलेंसिंग फिगर आ गई, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल। सर क्वेश्चन है जी सर, ये आपने अब नॉर्मल लॉस जो 130 क्लोजिंग इन्वेंट्री में से माइनस किया, फिर इसको दोबारा ऊपर क्यों कंसीडर किया इन्वेंट्री के अकाउंट में? ये सवाल 130 वाला। ये सवाल रेज हुआ। देखिए एक स्टॉक जो कि क्लोजिंग स्टॉक में है ही नहीं, तो क्या उसे क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए? पहले तो ये, यानी हमने उसने लिखा हुआ 750 का स्टॉक आपके पास पड़ा है, हमने जाकर काउंट किया उसमें 130 का स्टॉक ही नहीं है, मतलब वो भी एक तरह का मिस अप्रोप्रिएट हो गया। तो उसकी सही जगह एबनॉर्मल लॉस टू स्टॉक आती है। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अगर वो शामिल है तो वहां से तो निकाल देंगे ना। आपने बुक्स के अंदर लिखा हुआ है 750, फिजिकली जाकर गिना तो 130 नहीं था उसमें, तो एक्चुअल में आपका स्टॉक 620 का है, वो आपने लिखा। ये तो लिखा ना एक्चुअल जो आपका फिजिकल स्टॉक पड़ा था। 130 का स्टॉक जो आपका शॉर्ट हो गया है वो भी तो चोरी हो गया, शॉर्ट हो गया। तो हम ये एक्चुअल में एंट्री पास होती है एबनॉर्मल लॉस टू परचेजेस या एबनॉर्मल लॉस टू इन्वेंट्री। और यहां पर इसलिए माइनस किया है क्योंकि यहां पर नहीं होना चाहिए था उसको, क्योंकि 750 स्टॉक एक्चुअल में है ही नहीं, है ही 620। यहां से निकाल के उसको सही जगह पर लिखा है। जब कोई स्टॉक आपके स्टॉक के अंदर कागजों में मौजूद हो, एक्चुअल में ना हो, तो हम तो एक्चुअल वाला लिखेंगे ना जो एक्चुअल में आपका स्टॉक पड़ा हुआ है। तो जितना शॉर्ट हो जाए वो हम अपने एबनॉर्मल लॉस में लिख देते हैं। ओके सर। सर एक बार क्रेडिटर का लेजर शो कर दें, इसका क्रेडिटर्स का। जी कोई और सवाल पूछना चाह रहा है? सवाल आपके अच्छे आज आ रहे हैं और अच्छे ही सवाल पूछने चाहिए। जी और कुछ सर, पूछना चाह रहे थे? सर यहाँ पे अगर हम ये नॉर्मल लॉस माइनस ना करते कैरिड ऑन में से और वैसे भी ना लिखते तो सर वो कॉस्ट ऑफ सेल तो फिर भी सही आ जाएंगे। अरहम भाई कल भी बात कही थी, ये कल भी सवाल यही सेम सवाल था कि अगर हम कुछ भी ना करें आंसर तो सेम आएगा। हमने आंसर सेम करना है या अपनी रिकॉर्डिंग सही लिखनी है? हमने एंट्रीज ठीक करनी है, अपने रिकॉर्ड ठीक करने हैं, ना कि आंसर ठीक करना है। ठीक है, जो सही जगह जिसकी होती है, आपको पता है हम प्रेजेंटेशन पढ़ रहे होते हैं, चीजों की वैल्यूज को सही प्रेजेंट करना जरूरी है। चले जनाब, हमारी अब आगे कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गई। अब एक और इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, कॉस्ट ऑफ सेल। जी बताएं, पूछें। सर जो बुलशिट ट्रांजिट है, इन्होंने क्रेडिटर्स को तो हिट किया होगा, तो वहां पर क्रेडिट हो, ये हम डेबिट नहीं करेंगे वहां पर? क्या कह रहे हो? बुलशिट ट्रांजिट है, जब उसने एंट्री पास की होगी, अकाउंट्स में लिखा होगा। हाँ जी, तो उसने क्रेडिटर्स को तो हिट किया होगा। जिधर भी हिट किया होगा, अगर क्रेडिटर को हिट क्यों किया होगा? वो क्रेडिटर में रिकॉर्डेड होगा, तो रिकॉर्ड होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमने उधार पे चीजें ली हैं तो क्रेडिटर को तो पैसे देने हैं हमने, वो तो देने ही देने हैं, उसमें से क्यों निकालेंगे हम? अगर तो हम रिवर्स आपने करेंगे। अच्छा ओके, रिवर्स क्यों? एक मिनट साध भाई, जरा गौर से बात सुने। आपने एक शख्स से चीजें खरीदी, ठीक है, सपोज दैट राना फहद से खरीद लो, नहीं राना फहद से ना खरीदो, जवाद से खरीदो। अब जवाद ने चीजें, आपने राना फहद को कहा कि जाओ चीजें लेकर आओ, उधार पे खरीदी जवाद से, और जवाद को भी आपने कहा कि राना फहद आ रहा है, उसको चीजें दे दे। राना फहद ने चीजें लेकर गायब हो गया, राइट? अब क्या आप जवाद को पैसे नहीं दोगे? दूंगा। वो आपका क्रेडिटर रहेगा ना? यस सर। तो वो अगर वो क्रेडिटर रहेगा, हम उसे क्यों माइनस करेंगे? वो आपका क्रेडिटर स्टिल रहेगा, चीजें गायब हुई हैं, आप अपना स्टॉक हिट करोगे, एंट्री पास करोगे अब नॉर्मल लॉसेस टू परचेजेस या अब नॉर्मल लॉसेस टू इन्वेंट्री, वो हमने एंट्री पास कर चुके हैं। ठीक है सर। एनीवन? बस अपना शो करना है आप लोगों ने, जितने मर्जी सवाल उठाओगे हम उसका आंसर करेंगे।
आगे चलते हैं जनाब। नेक्स्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमेशा देखें इंफॉर्मेशन को देखकर ही मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मैंने किस साइड से मूव करना है। उसने कहा है 35वीं पॉइंट में, ऑल डेटर्स सेटल देयर अकाउंट थ्रू चेक, और कैश चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर हमें गिवन भी है, और इसमें एक चेक मिसिंग है कि जो हमने बैंक में जमा तो करवाया है लेकिन बैंक ने अभी तक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं किया, वो भी हम जरूर लिखेंगे। तो आए जरा मैं डेटर्स का लेजर बनाकर यहां से क्रेडिट सेल्स तो फाइंड कर लूं। डेटर्स का लेजर बनाता हूं। ये बड़ा ही प्यारा सवाल था, और यहां से यानी सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन अगर मैं आप मुझसे ये कहो ना, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर जी मेरा लेक्चर मिस है, वो भाई ये लेक्चर पर डिपेंड ही नहीं करता, ये डिपेंड करता है आपकी कॉमन सेंस के ऊपर, प्योरली कॉमन सेंस के ऊपर। आपने ये देखना है कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है और हमने इस इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करना है। तो मेरे भाई ब्रॉड डाउन कितना है डेटर्स का, बताओ जरा। डेटर्स आपके पास अवेलेबल है 730, ब्रॉड डाउन कितना अवेलेबल है 730। कैरीड ऑन में जरा ध्यान से देखनी है चीजें, कैरीड ऑन आपका कितना है, यहां पर आपने थोड़ी सी एहतियात बरतनी है। जी जनाब, कैरीड ऑन आपका नजर आ रहा है बुक्स के अंदर, कितना नजर आ रहा है 900, लेकिन 900 के अंदर 260 की फेक इनवाइस है। 900 के अंदर 260 का जो डेटर्स आपने एक फेक इनवाइस बनाई, तो डेटर्स तो आपने क्रेडिट किए ना, आपने एंट्री तो पास की होगी ना, सेल डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो ये हमारे सेल्स एक्चुअल में थी नहीं, तो 900 में से मैं 260 माइनस करके लिखूंगा तो कितना आ रहा है 640। ओके, जो मुझे पैसे डेटर से आ गए वो कितने थे 7420, 7420, और जो एनसी है नॉट क्रेडिटेड है, जो नॉट क्रेडिटेड है वो कितने चेक हैं जो हमने डेटर्स ने हमें दे तो दिए हैं लेकिन अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुए, दैट इज 860। लो मेरे भाई इसको क्लोज कर लो, हमारे पास क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी 8190 इज अ बैलेंसिंग। क्रेडिट सेल्स हम सीपीएस से भी निकाल सकते थे या यहीं से निकाल देंगे? ना ना ना, हम सीपीएस से इसलिए फाइंड नहीं कर सकते हम भाई क्योंकि दो सीपीएस गिवन है और ये भी नहीं बताया कि कैश सेल कितने परसेंट है और क्रेडिट सेल्स कितने परसेंट है। यही तो बात है सिंगल एंट्री की, यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इंफॉर्मेशन को देखकर हमें पता चलता है कि हमारा रूट क्या है। अब देखें जरा गौर फरमाएं, क्रेडिट सेल्स मेरे पास है, कॉस्ट ऑफ सेल मेरे पास है, सीपीएस मेरे पास है, क्या मैं कैश सेल्स फाइंड कर सकता हूं? अब तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई। अब जरा गौर फरमाएं सारे मिलके, मैं क्रेडिट सेल्स के ऊपर इसका सीपीएस अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्रेडिट सेल्स की कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। क्रेडिट सेल्स के ऊपर क्रेडिट सेल्स का सीपीएस इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, मेरे पास क्रेडिट सेल्स की कॉस्ट आ जाएगी। फिर मेरे पास टोटल कॉस्ट भी फाइंड हुई है, टोटल कॉस्ट में से मैं ये जाकर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो बाकी कॉस्ट ऑफ सेल आएगी माइनस करने के बाद वो क्या आएगी भला, कैश सेल की कॉस्ट ऑफ सेल्स। किसकी? कैश सेल्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बिलाल भाई जरा खूबसूरती देखे, कैश सेल्स, कैश के कॉस्ट ऑफ सेल पे मैं सीपीएस अप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक्चुअल में कैश सेल्स आ,
क्या बात है। तो बात समझ लगी ना। खुबैब भाई का एक मैसेज मुझे मिला कि सर के कैश सेल्स हम कैश अकाउंट से भी तो फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें मिस अप्रोप्रिएशन नहीं मिलेगी, क्योंकि कैश सेल से तो सेल यानी कैश सेल से तो पैसा काफी चोरी हो चुका है, तो उसने खुद कहा है। आप देख लें जाकर अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें, तो वो प्योर फिर कैश सेल्स नहीं मिल सकती हमें। जरा गौर फरमाएं, वो कहते हैं अपार्ट फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन। सर जरा ये मुझे डेटर का अकाउंट बता दें, मैं थोड़ा सा पीछे हो गया। डेटर्स के अकाउंट, ये देखें, ये डेटर का अकाउंट है सर। तो सीधा डेटर का अकाउंट तो सीधा सीधा है। सर जी ये जो 3 नंबर पे जो एडजस्टमेंट दी गई हुई है कि ऑल डेटर सेटल, सर जी इसकी कोई भी वो नहीं देनी क्या ये आज ये उसने कोई कहा तो है, वो ये फैक्ट ले लिया भाई साहब, ये ले लिया है। वो कहता है सारे जो डेटर्स है ना वो कैश कुछ नहीं देते, सारे चेक देते हैं। तो हमने कैश लिखा ही नहीं कहीं, उसने ये इंफॉर्मेशन दिया है कि आप कहीं कैश ना ढूंढने लग जाना किसी जगह से। ठीक है, कहता सिर्फ चेक से पेमेंट हुई है, कैश कुछ किसी डेटर ने दिया। ये तो हमें वो सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। चलें जनाब, आए जरा क्रेडिट सेल से मुझे ना कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट सेल्स की फाइंड करके दें, जल्दी करें जरा। सर उन्होंने तो हमें प्रॉफिट की परसेंटेज अलग-अलग कैश सेल के लिए और क्रेडिट सेल के लिए गिवन है, तो फिर भी हमने मतलब वो कॉस्ट ऑफ सेल से फाइंड नहीं किया और डेटर के अकाउंट से क्रेडिट सेल फाइंड किया, तो वो क्यों? अच्छा आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि उसने जो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल दे दी है, कॉस्ट ऑफ सेल उसने मुझे दी है, मैं उसके ऊपर कैश सेल्स वाली परसेंटेज अप्लाई करूंगा या क्रेडिट सेल्स वाली परसेंटेज अप्लाई करूंगा? उस कॉस्ट ऑफ सेल वो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल है ना जो मेरी इन्वेंटरी के लेजर से मिली है। जी जी। हाँ, तो उसके ऊपर 2% है, मैं कौन सी अप्लाई करूं मुझे पता है? अगर एक गिवन होती तो क्रेडिट वाली नहीं अप्लाई करनी उसके अगर ऊपर, मैं क्रेडिट क्योंकि वाली अप्लाई बेटा, अगर मैं क्रेडिट वाली अप्लाई करता हूं तो कैश सेल वाली तो उसके अंदर ही है, वो तो खराब हो जाएगा काम। वो तो अगर मैं क्रेडिट परसेंटेज वाली करूंगा तो मेरे पास तो जो आंसर आएगा वो ऐसे ही मैं समझूंगा कि सारी सेल्स क्रेडिट पे की हैं। जी सारी ओके सेल सर। क्रेडिट। बात बताऊं आप सबको, जब लगे ना सिंगल एंट्री का सवाल बहुत आसान है, इसका मतलब है हमें कोई समझ नहीं लग रहा। मजाक कर रहा हूं, डरना नहीं है आप लोगों को, मजेदार काम है, इसलिए तो आपको सेपरेट बुलाया है, इसलिए तो आपका एक थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा यूटिलाइज करने की सोचा है। चले जी, आ जाए जरा, आ जाए जरा, मेरे पास 8190 क्रेडिट सेल्स हैं, 81 सीपीएस आप लोगों ने बना लिया, ये सेल की वैल्यू है, और प्रॉफिट ऑन सेल है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। तो इसका मतलब सेल हमारे पास 130 है, ये क्रेडिट है, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बताओ सेल कितनी, कॉस्ट कितनी आ गई क्रेडिट सेल्स की? 6300 है, बाकी हाँ 6300, ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आई है क्रेडिट सेल्स की। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल मेरे पास है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल मेरे पास इन्वेंट्री के अकाउंट से आएगी 9080 वर्किंग नंबर 2 से, लेस कर दूंगा मैं क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल जो कि 6300 है, तो मेरे पास आ जाएगी कैश वाली कॉस्ट ऑफ सेल 2780। रिजवान का मैसेज मिल रहा है, क्या यही अमाउंट है? चले, फातिमा क्लास ले रही है या नहीं? फातिमा अब ये अगर आप गौर फरमाए, अगर आप क्लास ले रहे हो तो 2780 ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब इसके ऊपर मैं मजीद सीपीएस लगा दूंगा 25%, ये कॉस्ट है तो ये 100 है, मुझे चाहिए इसकी सेल 125, तो मुझे सेल बता दें इसकी क्या सेल्स 25% प्रॉफिट पे है ना, 2780 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 125, 3475।
लो मेरे भाई, हमारे पास टोटल सेल्स भी आ गई, कैश सेल्स भी आ गई, क्रेडिट सेल्स हमने फाइंड कर ली, कॉस्ट ऑफ सेल टोटल हमारे पास मौजूद है, हम ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच गए, हम ग्रॉस प्रॉफिट तक अब पहुंचे हैं। मजेदार चीजें हैं, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। आओ जरा, मैं फॉर्मेट सारा नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट सेल्स लिख रहा हूं। सेल्स कौन कौन सी मेरी आई हैं? 8190 प्लस 3475, टोटल सेल्स मेरी कितनी आ गई? 11,665, तो यही है ना 8190 अब्दुल मोइज कहता है सर कैश अकाउंट से कैश सेल्स निकाल सकते थे। अब्दुल मोइज भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें वहां से कैश डिफॉल्केशन फाइंड करनी है। कैश बुक से जो कैश चोरी हो गया है हमने वो फाइंड करना है। तो दो चीजें तो नहीं फाइंड कर पाएंगे ना कैश अकाउंट से, क्योंकि उसने खुद लिखा है सवाल के अंदर कि कैश सेल्स भी चोरी हुई हैं, मतलब जो कैश सेल्स से कैश आया है उसने वो भी चोरी किया। तो अगर जैसे आप कह रहे हो कि मैं कैश सेल्स कैश अकाउंट से फाइंड कर लूं, तो फिर मैं कैश जो चोरी हुआ है वो कहां से फाइंड करूंगा? वो तो मेरे पास नहीं आएगा ना, क्योंकि एट द सेम टाइम एक लेजर में मैं सिर्फ एक इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकता हूं। तो कैश सेल्स मैंने सीपीएस से फाइंड कर ली, अब मैं कैश जो चोरी हुआ है वो जाकर कैश अकाउंट से फाइंड कर लूंगा। ओके होगी बात? तो अगर आप कैश अकाउंट में जाते तो आपको कैश जो चोरी हुआ है वो कभी भी नहीं मिलना। वो अभी हम करते भी हैं सवाल। चले जनाब, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने फाइंड की थी 9080। अगर आप इस फॉर्मेट में आते हैं ना तो आपको बड़ी चीजों से बचत हो जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर आपका क्वेश्चन भी जल्दी हो जाया करेगा। जी जनाब, जीपी कितना आ गया? 2585, गुड। अब अगर साथ साथ आंसर करोगे ना तो आपका एक इंटरेस्ट डेवलप रहेगा, ठीक है? तो आ जाए, अब लिखते हैं अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मेट के हिसाब से आप जैसे मर्जी करें, जो इंट्रो में आपने फॉर्मेट पढ़ा था वहां पर लिखते थे ऐड अदर इनकम। तरीकाकार वही है, जिस इनकम का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा उसका लेजर बना लेंगे, और जिसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन होगा उस इनकम को एज इट इज लिख देंगे। हमारे पास एक रेंटल इनकम है और एक गेन ऑन डिस्पोजल है। गेन ऑन डिस्पोजल कितना है अगर आप गौर फरमाएं, यहां पर थोड़ा सा मसला साफ करते हैं। कहता है 65 वाला एसेट आपने 120,000 का बेचा, तो डिफरेंस जो है हमारा गेन है 55। और जो रेंट की बात कर रहा है, रेंट का लेजर बना लेते हैं एक छोटा सा। वैसे तो आप डायरेक्ट भी, मैं ना कल कोशिश करूंगा कि आपको डायरेक्ट भी तरीकाकार सिखाऊं, ताकि आपको लेजर बनाने की बजाय डायरेक्ट यहां पर प्लस माइनस कर लिया जाए। तो जनाब, अनअर्न्ड रेंट हमारी लायबिलिटी होती है 450 ओपनिंग, 300 क्लोजिंग। यहां पर एक छोटा सा लेजर बना लो। बिलाल कहता है कि सर वो जो गेन वाले पैसे हैं वो तो चोरी करके चला गया है। बिलाल भाई, जितने पैसे वो चोरी करके गया ना वो हम एक्सपेंस में भी लिख देंगे। हमें बिजनेस को तो इनकम हुई है ना, वो इनकम में शो करके फिर वो चोरी करके चला गया वो लॉस में शो कर देंगे, ठीक है? लेकिन जो गेन हुआ है वो तो हम एक दफा लिखेंगे। अनअर्न्ड इनकम हमारी हो जाएगा ना इससे। जी सर इनकम में भी लिखेंगे, एक्सपेंस में भी लिखेंगे, नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। हाँ जी, हो सकता है वो सारे पैसे ले गया हो, कम ले गया हो, ज्यादा ले गया हो। कैरी ऑन 300 है। जो हमें कैश रिसीव हुआ है, मतलब जो चेक हमें रिसीव हुए हैं वो हुए हैं 980,000 के।
जो पैसे रिसीव हुए तो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा। ये बैंक डेबिट हो रहा है। कितनी अमाउंट है मेरे भाई? 980। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट आ जाएगी 450 प्लस 980 माइनस कर दें, कितनी अमाउंट आ गई? 1130। दैट इज बैलेंसिंग फिगर। रेंटल इनकम हमारी आ गई 130 से, बल्कि ये यहाँ पर लिख लें 130, 55 और यहाँ पर टोटल करके लिख लें 130 प्लस 55 185। सर ये तो 1130 लिखा हुआ है आपने प्रॉफिट। हमने बनाया है अनअर्न्ड इनकम का, अनअर्न्ड इनकम का, एडवांस इनकम का। ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कई दफा पढ़ा है, बल्कि पूरा प्रॉपर एक टॉपिक है ये, और आपको बाद में भी समझाया था। कैश फ्लो में भी ये डिस्कस हुआ है और सिंगल एंट्री के भी स्टार्टिंग में ये डिस्कस हुआ है। चलें जी, उसके बाद लेस अदर एक्सपेंसेस। सर जी सर ये रेंट 1130 सर के वो 130 130 की जगह क्या? सर आपने 130 लिखा हुआ है। 130 है। एक बंदा बोले ना, एक बंदा बोले, एक बंदा। ये 1130 है, 1130 प्लस 55, 1130 प्लस 55 1185। चलें जी, अब आ जाओ लेस अदर एक्सपेंसेस। जिस एक्सपेंसेस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा वो तो हम कर लेंगे, लेजर बना लेंगे, बाकी को एज इट इज लिख लेंगे। तो हमारे पास लेजर बनाने वाला क्या कुछ है? सिर्फ सैलरी पेएबल है, सिर्फ सैलरी पेएबल का लेजर बनाना है, बाकी के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। तो बाकी एक्सपेंसेस, रिपेयर और मेंटेनेंस, यूटिलिटीज, ऑफिस फर्नीचर, ये तो खरीदा हुआ है, ड्राइंग्स भी ड्राइंग्स में चली जाएंगी, तो ये एक्सपेंसेस हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है जनाब, तो आ जाए जरा काम करते हैं। सैलरीज का लेजर छोटा सा बना लेते हैं। सैलरीज पेएबल, ब्रॉड ऑन गिवन है, कैरिड ऑन भी गिवन है। ब्रॉड ऑन है 12086, 12086। पे कितना कर दिया हमने? बैंक हमारा क्रेडिट हो गया, ये सैलरी पेमेंट में आ रही है 900। क्लोज करके बता दो बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी जा रही है? 866, यही बता रहे हो। तो जनाब पहले हम लिखी सैलरी लेते हैं। सैलरी है 866। फिर अपनी बैंक स्टेटमेंट देखो, यूटिलिटीज लिखे हुए हैं, तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन तो एज इट इज लिख देंगे 500। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 450, ये दोनों लिख लो 500। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 450। ओके होगी बात। उसके बाद जो एक, अगर आप वो अंग्रेजी जाकर पढ़ो पैराग्राफ, यहां से कहता है जी 25,000 पैटी एक्सपेंसेस होते हैं पर मंथ। पैटी एक्सपेंस, क्योंकि हम सारा 1000 में ले रहे हैं, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आ जाएगा? 300,000। ओके होगी बात। अब चंद चीजें रह गई। एक, ये भी अब इंटरेस्टिंग चीजें आने लगी हैं। एक तो चीज हमारे पास रह गई कि जितना फ्रॉड हुआ है वो फ्रॉड इकट्ठा करके लिख लो या अलग अलग करके लिख लो, क्योंकि उसने पेपर में हमसे फ्रॉड अलग से पूछा है तो हम वो लिखेंगे। दूसरा, नॉन करंट एसेट्स के लेजर बना के वहां से ये भी चेक कर लेंगे डेप्रिसिएशन कितनी आई है, क्योंकि लेजर बनाकर डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं हम। तो ये छोटी छोटी 2-3 बातें रह गई हैं, और साथ पहले मिलके वो कर लें, फिर उसके बाद चलते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट बनाकर फाइंड कर लो कि आपका कैश कितना चोरी हुआ है। सबसे पहले कैश चोरी को देखते हैं, ये भी वर्किंग में करेंगे। कैश का ब्रॉड ऑन कितना है? कैश इन हैंड 36।
कैरिड ऑन कितना है? 48 नहीं है, 20 है। मतलब 48 में से कितना गायब हो गया? 28। तो 28 आप ऊपर लिख सकते हो, ये हुआ है आपका कैश मिस अप्रोप्रिएट। जो 28 है ना, ये आप इसको लिख सकते हो कैश कंसील या मिस अप्रोप्रिएट। आपको पता ना, ये वही बात है कि 28 को नीचे से माइनस करके ऊपर लिख दिया, क्योंकि फिजिकल कैश 48 नहीं था, उसमें 28 कम था। ठीक हो गया। कैश सेल्स से जितने हमने पैसा आया वो कितना था? कैश सेल्स बताएं जरा, हमने फाइंड की थी 3475, आपको याद होगा वर्किंग करके। अब पैटी एक्सपेंसेस जो कैश से पेमेंट किए हैं, एक पैटी एक्सपेंस है 300 का, और एक बैंक में पैसे जमा करवाए हैं। जाकर देख लो अपने क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए हमने बैंक में जो कैश जमा करवाया है वो 2400 का है। इसके अलावा कैश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं बताई हुई, तो आप क्लोज करो। जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो कैश डिफॉल्केशन होगी। वो क्या होगी? कैश, वो चोरी हो गया। एक तो ये 20 रुपए या 20,000 28,000 डायरेक्ट चोरी हुआ है ना, एक बाकी पैसों से मतलब कैश सेल से जी कैश चोरी हो गया, वो कितना है? इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। जो आप लोग कह रहे थे ना कैश अकाउंट से कैश सेल्स फाइंड कर लेंगे, अगर वो यहां से फाइंड करते तो फिर कैश डिफॉल्केशन कहां से फाइंड करते? जी साद भाई का आंसर आ गया कि 763 है। डन। अब ये तो कैश डिफॉल्केशन 763 भी है और 28 भी है। 28 तो वैसे ही वो ले गया ना पहले फिजिकल कैश में से, और 763 भी हमारा कैश गायब है। अब एक उसका पहला आंसर ये भी है, उसने कहा है कि जी अमाउंट ऑफ डिफॉल्केशन फाइंड करें। अमाउंट ऑफ डिफॉल्केशन, जब भी वो स्टेटमेंट या अमाउंट ऑफ डिफॉल्केशन पूछे आपसे, जहां जहां मिस अप्रोप्रिएशन हुई है सारी लिखते जाओ। एक तो कैश अंडर स्टेट हुआ 20 से 28 से, सॉरी 28,000 से। ओके होगी बात? एक सेकंड मैं कॉल ले लूं, फिर सिर्फ 1 मिनट की लूंगा।
हाँ जी जनाब, कैश जो हमारा अंडरस्टेट हुआ 28 से, दूसरा जो कैश चोरी हो गया कैश सेल से वो है 763 डन। उसके बाद जो फेक इनवॉइस बनाई थी उसने 200 से, हमारा नुकसान 200 से हुआ है, सेल इनवॉइस थी 260 की, उसके अंदर 60 का प्रॉफिट था, वो हम अपने नुकसान में कवर नहीं करते। जो गुड्स इन ट्रांजिट लेकर उड़ गया वो थी 140 की। जो इन्वेंट्री चोरी की, इन्वेंट्री भी कम पड़ी थी, 130 की थी शायद, 130 की इन्वेंट्री भी गायब है। और कहां से चोरी की? दूसरा, उसने जो स्टॉक वो जो बेचा है ना, यहां पर जरा गौर करें, वो कहता है कि जनाब उसने एक फिक्स एसेट बेचा है 120 का, वो भी रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब वो कैश लेकर रफू चक्कर हो चुका है, वो भी रिकॉर्डिंग पे नहीं आ रहा। तो जो कैश फ्रॉम डिस्पोजल है, तो ये सारे जो नुकसान हुए हैं हमें, वो हमने एक जगह इकट्ठे करके प्लस करके जाकर लिख देते हैं अपने लॉसेस के अंदर, अदर एक्सपेंसेस के अंदर। ओके होगी बात जी? कोई बंदा सवाल पूछना चाह रहा है? उसने कैश डिफॉल्केशन पूछा तो ये इन्वेंटरी ना 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 ना, उसने कैश डिफॉल्केशन नहीं पूछा, जरा गौर फरमाए, वो कहते हैं अमाउंट ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड, फ्रॉड की अमाउंट पूछ रहा है, कैश डिफॉल्केशन कहां पूछ रहा है? वो कैश डिफॉल्केशन तो हमारी 28 और 763 है, फ्रॉड कितना हुआ ये वो उसने पूछा है। तो हमारा टोटल फ्रॉड है 1381,000 का। सर अगर वो कैश डिफॉल्केशन पूछता तो ये फिर इन्वेंट्री वाली चीजें ना माइनस करते। सिर्फ हमने कैश, सर हमने कैश सेल को 763 में लिखा हमारे पास। नहीं, जो 28 का कैश हमारे पास, तो डिफॉल्केशन नशे से बाहर वो कितनी हुई है? 1381 की, 13। अब सिर्फ हमारे पास डेप्रिसिएशन रह गया, डेप्रिसिएशन लेजर बनाकर फाइंड कर लेते हैं, वो यहां पर ही कर लेते हैं हम जनाब। ये हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स पड़े हुए हैं, ओपनिंग है 3460 और क्लोजिंग है 3400, इसका एक लेजर बना लें। और दूसरा, एक एसेट उसने बेच दिया है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया हुआ 65 का। देखें ये भी आई कैप ने ना, जब ने सॉल्यूशन के अंदर इस चीज का जिक्र नहीं किया, उसने डायरेक्ट डेप्रिसिएशन फाइंड किया है। हमारी डेप्रिसिएशन फाइंड वही होगी जो आई कैप ने की है, लेकिन हम अपना लेजर बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद आ जाए जनाब, एक एसेट खरीदा भी है, उसने इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि हमने एक एसेट ड्यूरिंग द ईयर 150,000 का खरीदा है। ड्यूरिंग द ईयर हमने एक 50 का एसेट खरीदा भी है। सर ये कहां लिखूं? क्या कह रहे हो? ये कैसे पता एसेट जो खरीदा? वो इधर देखो, ये अपनी बैंक स्टेटमेंट में देखो ना कि 150,000 से फर्नीचर आ रहा है, पैसे दे रहे हो, तो इसका मतलब है हमारा बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है। आज छोटा सा लेजर बना ही लेते हैं यार डेप्रिसिएशन का। जैसे आप कह रहे थे कि जनाब इससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही कह रहे थे कि अमाउंट पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेजेंटेशन पे फर्क पड़ सकता है। ब्रॉड ऑन कितना है मेरा? ब्रॉड ऑन 3460। 3460। कैरीड ऑन कितना है? 3400 ना, 3400 माइनस 65। ये पता है किसी को? अब्दुल मोइज सही जगह पर पहुंचा है। हमारा एक्चुअल में कैरीड ऑन कितना है? उसने खुद कहा है कि 65 का एसेट बेचा है, रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब है उसने अपना एसेट क्रेडिट नहीं किया हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक में तो एज इट इज आ गया। तो इसको यहां से निकाल के हमने कहां पर लिखना है? डिस्पोजल के नाम से। अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा,
क्रेडिट साइड पे वही 65 माइनस के ऊपर आ रहा है, लेकिन बंदा तो यही है ना कि अगर आप डिस्पोजल की रिकॉर्डिंग करोगे तो डिस्पोजल क्रेडिट करोगे। एडिशन हमारा 150 का है। अब क्लोज करोगे तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जो आई कैप ने फाइंड की हुई है वही निकलेगी। ओके होगी बात। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर। अब आ जाओ जनाब अपने क्वेश्चन की तरफ। डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर लो 210। तो जल्दी से ऐड करके बताओ, टाइम काफी ज्यादा हो गया, नमाज का टाइम होने वाला है, जल्दी करो मेरे भाई, इसका टोटल करके बता दो। थ्री 707। अब करो क्या, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करो, जल्दी करो जरा। 2585 प्लस 1185 माइनस 3707, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 63,000। दो आंसर हैं आपके, एक 63,000 और एक अमाउंट ऑफ डिफॉल्केशन। तो मेरे भाई बहुत अच्छा सवाल रहा आज, बहुत मजा आया करने का। और कल आपने जो सवाल करना है इसी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। और आपके पास पुरानी असाइनमेंट कौन है, आवाज सही नहीं आ रही। आपने जो आज कॉपी करवा कर गया ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की असाइनमेंट, वो पास पेपर का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, वो करना है। पुरानी असाइनमेंट में क्वेश्चन की नंबरिंग और है, नई असाइनमेंट में वो क्वेश्चन 1 2 3 है, ठीक है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन करके आना है कल, इंशाल्लाह चेक करेंगे पहले और फिर उसके बाद डिस्कशन होगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सर वो असाइनमेंट सर ली नहीं, याद भूल गया था, तो सर वो